ऑलराइट, टेम्पलेट का जस्ट वन देखो। अच्छा, आइडिया ये था टेम्पलेट का कि हेलो आइडिया ये था कि हमने शुरू ऐसे किया था कि C++ में actually in almost in every language there is a beautiful this generalizing idea। अगर ये for example अगर आपने पहले फंक्शन लिखे होते थे for example sorting, तो sort आपका usually किससे बराबर करता था? एक लेता था कि array किस टाइप की होती है? The issue with that idea is कि अगर मैंने for example यही sorting करनी है कैरेक्टर टाइप की, तो मुझे दोबारा से कोड लिखना होता है, लेकिन उसको कैरेक्टर जो है वो जो कैरेक्टर टाइप का वो कैरेक्टर हो जाएगी। इस तरह मैंने स्टूडेंट को सॉर्ट करना तो मुझे उसकी जगह स्टूडेंट को और एक्चुअल अंदर इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली सेम, उसमें भी उसका भी कंपैरिजन होना है, उसमें भी स्टैक होना है और कोई कोड डिफरेंट। ठीक है, नाउ द आइडिया वाज some generalization और उसके लिए जो C++ में हमने उससे पहली एग्जाम्पल दी थी वो एक चीज हमें करता है कि जो सॉर्ट है ये दोबारा सॉर्ट इसको हमने क्या पास किया था, पहले हमने इंटीजर अरे भेजे और पॉइंटर में भेजा था और इंटीजर साइज। ठीक है, और इसके रिटर्न टाइप क्या होगी? ठीक है, हमने क्या किया था, हमने कहा था कि यदि मार्कर को ये मार्कर लगाओ। अच्छा, और फिर हमने और ज़्यादा हमने क्या कहा यहाँ while shifting is happening और shifting में हमने क्या पास किया था? अगेन यही a भेज दिया था और यहाँ पे साइज भेज दिया था। while shifting is happening so keep repeating। okay, alright। और शिफ्टिंग में हमने क्या किया था? शिफ्टिंग में हमने ये किया था कि शिफ्टिंग में की रिटर्न टाइप bool थी और यहाँ पर हमने अगेन एक इंटीजर पॉइंटर a भेजा था और इंटीजर साइज और हमने यहाँ पे क्या किया था? एक फॉर लूप लगाया था I is equal to 0, I is less than size minus 1 I plus plus और यहाँ हमने क्या किया था? if ai is less than या greater than ai plus 1 तो हम क्या कर देते थे? हम यहाँ पे स्वैप में यहाँ पर भी आ जाता था। शाबाश, यहाँ पर हमने एक बूल बनाया हुआ था, उसमें हम स्वैप हैपन बाय डिफॉल्ट और यहाँ पर हम स्वैप हैपन और फॉर लूप के बाद में जाके यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते। Now the idea was by the way swap function जो है ये भी हमने दो गवर्नमेंट और फिर हमने कहा कि नहीं हम लोग यही अगर हमने एक चीज़ कैरेक्टर के लिए करना होता तो हम यही कोड करते। ठीक है, ऑलराइट, और हमें कोई भी और ऑपरेटर ओवरलोड करने की जरूरत नहीं थी। व्हाई? बिकॉज ये भी हमें पता है कि उसमें कैरेक्टर के लिए भी ये लेस देन और ग्रेटर देन चल पड़ता है। हाँ, स्टूडेंट के लिए हम ये करते थे कि हमें मसला होगा। व्हाई? और स्टूडेंट के लिए हमें उसके लिए मेक श्योर करना कि ये ऑपरेटर उस पे ओवरलोड ना हो। कौन सा? ग्रेटर देन। और ऑफ कोर्स स्वैप के अंदर हमें पता है 3 लाइनें लिखी होती हैं। एक हमारा temp is equal to वैल्यू हो रहा होता है, उसमें कौन सा इक्वल टू हाँ उसमें कॉपी का फिगर होता है। स्वैप ओवरलोड करने के लिए उसका बिल्ट इन में ये बिल्कुल ठीक बात, मैं वही बिल्ट इन की बात कर रहा हूँ। बिल्ट इन में उस बिल्ट इन में क्या लिखा होता है? यहाँ पे होता है स्वैप, यहाँ पर हम एक इंटीजर m% a कहते हैं और इंटीजर m% ही b कहते हैं। और यहाँ क्या होता है? बिल्ट इन है वो क्या है? वो कहता है इंटीजर temp is equal to a is equal to b is equal to temp। सर मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने इसको जनरलाइज करता हूँ तो जनरलाइजिंग का आइडिया ये है कि हम पूरा कैरेक्टर के लिए दोबारा बनाएं, इंटीजर के लिए दोबारा बनाएं, फिर स्टूडेंट के लिए दोबारा बनाएं, फेसबुक ऑब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम करें तो दोबारा बनाएंगे। तो उसके लिए वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं जनरलाइजिंग टेक्निक और वो ये है कि यहाँ पर जाते हैं टेम्पलेट या ब्लैक मार्कर लेटर नहीं, टेम्पलेट यहाँ पे होता है टाइप नेम
और यहाँ पे लिखते हैं टी टी को मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप बोल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये इंट लिखा था, उसी की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पे टी, ठीक है। इसमें तो कोई हमने दोबारा टाइप यूज नहीं की। हाँ, अब ऐसा करते हैं शिफ्टिंग में हमें दोबारा चाहिए, तो अब यहाँ पे अगर मैं टी लिख दिया और यहाँ पर इंट लिखा हो तो ये इट विल अगेन बिकम ए प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पर टेम्पलेट टी नहीं लिखेंगे तो होगा ये कि इंटीजर के लिए बिल्कुल नहीं चलेगा सॉर्टिंग, लेकिन अगर हम कैरेक्टर अरे के लिए करेंगे तो वो ये नहीं चलेगा। व्हाई? क्योंकि ये शिफ्टिंग हमने जो बनाया हुआ है, दिस इज एक्चुअली कॉलिंग ए फंक्शन व्हिच इज पासिंग एन इंटीजर अरे। लेकिन अगर हमने यही शॉर्ट फंक्शन कैरेक्टर के लिए बनाया और यहाँ पर मैंने टेम्पलेट नहीं लिखा तो एक्चुअली क्या है, वो इंटीजर के लिए बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन वो कैरेक्टर के लिए कहेगा कि मैं कन्वर्जन नहीं कर पा रहा। इस तरह अगर मैं स्टूडेंट के लिए भी भेजूंगा तो वो कहेगा मैं नहीं कर रहा। उसका अब उसका तरीका ये कि यहाँ पर मुझे दोबारा से टेम्पलेट लिखना पड़ेगा। टेम्पलेट यहाँ पे क्लास या क्लास में सॉरी जो भी टेम्पलेट टाइप नेम या क्लास से कह रहा हूँ, पहले जब इसके अब क्लास की टाइप नेम और यहाँ पे टी लिखेंगे। यहाँ पर इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा, टी लिखेंगे, ठीक है। नाउ इट्स एवरीथिंग इज फाइन, बट नाउ हियर अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। ये जो शॉर्ट फंक्शन है ये शॉर्ट के लिए तो सही चल, इंटीजर शॉर्ट के लिए सही चलेगा, कैरेक्टर शॉर्ट के लिए भी ठीक चलेगा, लेकिन हमारा सॉरी कैरेक्टर के लिए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने एम्परसेंड ली यहाँ पर इंटीजर भेजा। अगर आप कैरेक्टर अरे के लिए करेंगे तो यहाँ पर स्वैप पे एरर आएगा, बड़ा लंबा सा एरर होगा, कन्वर्जन साइट का एरर होगा कि भाई मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर भाई शायद वो कह रहा है कि भाई आई एम एक्सपेक्टिंग ए टेम्पलेट टाइप सम सॉर्ट स्वैप समथिंग स्वैप में बता दिया टेम्पलेट एग्जैक्टली, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट स्वैप जो है वो सिस्टम में इंप्लीमेंटेड है, एंड फॉर्चुनेटली दैट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड बाय टेम्पलेट। तो अगर ये आप ना भी लिखें तो वो तो उसमें बस ये मेक श्योर कि ऑल दीज लेटर्स आर स्मॉल, लेकिन वो एक्चुअली अंदर कैसे लिखा हुआ वैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगेन यहाँ पे लिखा होता है टेम्पलेट, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप नेम और यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी हो जाएगा और यहाँ पे भी टी, यहाँ पर दोबारा से टी। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस पूरी लाइन को पूरे इसको एग्जीक्यूट होने के लिए हमें कौन से ऑपरेटर ओवरलोड होने चाहिए, इक्वल्स टू। अगर कह रहे हैं सॉर्ट हमने बिल्कुल जेनेरिक बना दिया है, अगर हमने सॉर्ट बिल्कुल जेनेरिक बना दिया तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इसमें ग्रेटर देन ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके हिसाब से देखो तो यहाँ पर कॉपी का भी ओवरलोड होना चाहिए, दिस इज t temp is equal to a हो रहा है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, और सर a is equal to b हो रहा है और b is equal to temp, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ऑलराइट जी जी, अगर हम बिल्ट-इन फंक्शन यूज करें तब भी हमें कॉपी रिस्ट्रिक्टर इसकी जरूरत बिल्कुल, उसमें भी एग्जैक्टली यही लाइन होती है, तो उसमें भी कॉपरेटर को चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने स्टूडेंट टाइप की फॉर एग्जांपल हमने पूरी बुक बनाई हुई थी और हमने इसमें सॉर्टिंग करी थी, तो उसमें भी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये आपने कॉपरेटर इंप्लीमेंट होना चाहिए और ऑपरेटर इक्वल टू इंप्लीमेंट, और से वो इंडेक्स वाला इंडेक्स अगर स्टूडेंट इंडेक्स का मसला नहीं है भाई, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ए टी पॉइंटर, तो टी पॉइंटर है तो पॉइंटर के थ्रू हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन अगर स्टूडेंट टाइप का भी एक पॉइंटर भेज दूं तो वो हमें पता है कि वो इंडेक्सिंग कैसे करेगा। अगर मैं कहता हूं कि ए फाइल कह दूं तो उसका मतलब स्टूडेंट डेटा टाइप है, तो स्टूडेंट टाइप का जितना साइज है उसको फॉर एग्जांपल 24 ब्लॉक है, तो वो अगर मैं T5 का तो 20 यानी 24 मल्टीप्लाई कर 5 वो तकरीबन 120 ब्लॉक्स आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के अंदर भी तो रोज होंगी ना, क्या स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और क्लास जो मर्जी हो बात है, स्टूडेंट का पूरा पूरे क्लास का साइज ऑफ जितने भी उसके बाइट्स होंगे वो उतना आगे चलेगा, सो दैट्स नॉट एन इशू। ये सबको बात हमें सर सी आउट करवाना स्पेसिफिक उसका इंडेक्स, वो हमें यहाँ नहीं चाहिए ना, अगर सपोज चाहिए हाँ अगर हम चाहेगा वो करना हो तो वो फिर but everybody understand that that's how we implemented generalized functions, इसे कहते हैं templates function। C++ का नाम है template function, it's a very very smart idea। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमने देखी कि जब भी हम इसे कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड कर देता है कि मैंने इस फंक्शन की कितनी कॉपी बनाई,
मतलब यानी अगर मैंने अपने पूरे कोड में एक दफ़ा सॉर्ट कॉल किया था इंटीजर के लिए, एक दफ़ा कैरेक्टर के लिए, एक बार स्टूडेंट के लिए, एक बार सी फेसबुक ऑब्जेक्ट के लिए, तो मैंने 4 दफ़ा ये सॉर्ट कॉल किया, वो देखता है कि किन किन डेटा टाइप के लिए कॉल हुआ, जिन जिन डेटा टाइप के लिए कॉल हुआ उस उतनी ये कॉपीज खुद ब खुद बैकएंड पर बना। और ये प्रोसीजर किस मूवमेंट पे होता है? कंपाइल जब कंट्रोल शिफ्ट डी दबाते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट रूप 4 कॉपीज बनाती है। ये जितनी डेटा टाइप के लिए आप यूज करेंगे उतनी ही कॉपी बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने जो अगली चीज पढ़ी थी वो ये थी कि एग्जैक्टली इसी यही टेम्पलेटाइजेशन जनरलाइजेशन टॉप टाइप पे यूज हो जाती है ऑन क्लासेस। आप चाहे तो क्लासेस भी जनरलाइज बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें हमने जो पहला जब हमारा स्ट्रक्चर पढ़ा था वो था ग्लोबल है, और दूसरा मैं पढ़ा था फिर आता बेहतर, मैं पहले वो बताता हूँ। हमने उसको करने का तरीका क्या है? अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या मार्कर दूंगा हम यहाँ लिखेंगे क्या क्लास, या ये जूम का कर दूँ तो छोड़ दो यार, वो शोर बहुत कर रहा है। ये क्लास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ग्लोबल अरे बनाना चाह रहा हूँ, लेट मी कॉल दैट जस्ट अरे, ठीक है। और अरे से पहले मैं जी लिखता हूँ, जी मींस ग्लोबल, ठीक है। समझ ये देखो, ऑलराइट। इसमें हम क्या क्या इससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? अगेन दिस ये हम क्लास बना रहे हैं ना, इससे इट्स अ वेरी नाइस आवर फर्स्ट कंटेनर इन अ सेंस के ये हम एक जनरलाइज्ड अरे बना रहे हैं। हम इसे एट द टाइम ऑफ यूजेज बताएंगे कि ये अरे बैकएंड पे कैसी होगी, ये इंटीजर अरे होगी, ये फ्लोट अरे होगी, ये रियल अरे होगी, या ये स्टूडेंट अरे होगी, ये कौन सी अरे? तो वो जो द नाइस थिंग अबाउट दिस आइडिया है कि वो जो हमने न्यू के थ्रू एलोकेशन करनी होती है, ग्रोइंग वाला काम करना होता है, अगर वो फेल हो जाए ये सारा काम बैकएंड पर खुद करेगी। हम उसे फंक्शन प्रोवाइड कर देंगे डॉट पुश बैक डॉट पॉप बैक, ठीक है। वो पुश बैक से क्या करेगा कि वो एक आखिर में वो एक जगह नई स्पेस बना देगा और वो वैल्यू रख देगा जाके। पॉप बैक से ये कि वो आखिरी वैल्यू चल के निकाल, ठीक है। इस तरह हम पुश हम एक पॉप फ्रंट भी रख देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सबसे पहली वैल्यू को वहाँ से उड़ाते हैं। अगर पहली वैल्यू को उड़ाएंगे तो कैसे उड़ाएंगे? तो वन से स्टार्ट कर देंगे इंडेक्स को, यानी वंस या फिर जीरो नहीं वेरी गुड आइडिया सर। लेकिन अगर कॉपी या हम लोग लास्ट टाइम में कॉपी नहीं किया था उसके लिए हम रिटर्न करवा देते हैं और उसका फील्ड साइज कम कर देते हैं ताकि अगली बार ओवरराइट हो जाए। दोबारा बता दूँ मैंने सर वन से स्टार्ट कर दिया इंडेक्स उसका कहता क्या ना कि हम पहले वो स्टार्ट इसका 0 पड़ा था ना, 0 से इंडेक्सिंग हुई है, 0 से लेट्स से 10 वैल्यू इंटर की तो 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सिंग हो चुका है। अब अगर मैंने कहा कि पॉप फ्रंट का, तो पॉप फ्रंट को कहता है वो मैं ना एक ऐसे करता हूँ कि मैं इसको स्टार्ट को आगे करता हूँ, यानी मैं अरे को दोबारा दी। एक तरीका ये था कि मैं 0th एलिमेंट को निकाल कर बाहर कर देता और पूरी अरे लेफ्ट साइड पे श्रिंक कर देता, है ना? ये समझ में आएगा? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है वेरी वेरी स्मार्ट आइडिया, वो करते हैं एक ना स्टार्टिंग इंडेक्स भी सेव रख देते हैं। और हम करते हैं जब भी वो कहेगा ना हमने करके भाई स्टार्ट को रिमूव करो, तो हम ना क्या करेंगे एक वो ना स्टार्टिंग इंडेक्स को आई कर देगा, यानी एस आई की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, फिर एस आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन इसमें मसला है, वो भी देखते हैं। अच्छा ग्रोएबल अरे हम रखते हैं। पहले हमने सिंपल सा काम करना है इसका कि भाई इसके अंदर ऑफ कोर्स एक इसको हम एक टेम्पलेटाइज बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टेम्पलेट और यहाँ पे लिख देते हैं टाइप टेग और यहाँ लिख देते हैं डी, ठीक है। अच्छा अगेन मैंने थोड़ी सी बात की थी टेम्पलेट फंक्शन बनाते हुए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक ही क्लास बनाएं, ठीक है। हेडर फाइल में सारा काम करें आपने, बेशक अगर आप हेडर यानी डेफ डिक्लेरेशन एक दफ़ा दे दें, फिर उसके नीचे फंक्शंस इंप्लीमेंट उसी में ही हेडर फाइल देगा, ठीक है। और सीपीपी उसमें जो भी लिखता है वो कंट्रोल ए दबा के एप्लीकेट कर दे, ठीक है। एक छोटा सा एरर आ रहा था कशमाल का, और वो ये एरर आ रहा था कि उसने ना सीपीपी तो डिलीट कर दी, लेकिन उसने ना हेडर फाइल में ना उसने डिस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन थी, लेकिन उसकी ना इम्प्लीमेंटेशन वो डिलीट कर चुका। अब वो एरर नीचे ये आ रहा था कि couldn't find the destructor of growable array। So क्या प्रॉब्लम?
हाँ उसने वो उसने इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करना, उसने ब्रैकेट डाले थे अल्दो के पूरा डिवीजन का कोड लिखना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन खैर उसने वो लिखा ही नहीं, पता तो उसे वो मिल नहीं, ठीक है। तो वो या तो फैक्ट्री कर दें या फिर उसके ऊपर प्रॉपर कोड लिखते हैं। अगर डायनामिक एलोकेशन की तो जो किस केस में होगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे टी टाइप का एक वी बना देते हैं, ठीक है, और इंटीजर यहाँ पे रख देते हैं साइज, ठीक है। हमने जो फंक्शन लिखने हैं और आई थिंक वो आप इजीली लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पब्लिक पोर्शन आ जाएगा, एवरीबॉडी नो व्हाट इज दिस, जिसे कहते हैं एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है और एक प्रोटेक्टेड। चलिए यहाँ पर हम ग्लोएबल अरे रखते हैं, ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी बात नहीं होता, इसमें हम क्या करेंगे, और साइज 0 और साइज इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। और कुछ नहीं करना, इसी तरह हम और भी चाहें तो बना सकते हैं, बट लेट मी नॉट गो इनटू दैट डिटेल। अच्छा उसके बाद हम एक काम करते हैं कि एक फंक्शन आता है जैसे पुश बैक, पुश स्टॉप बैक, इसमें हम टी टाइप की एक वैल्यू है, व्हाई टी टाइप की वैल्यू, कि हमने एक वैल्यू उसमें इंसर्ट है, और जब एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो उसका काम ये है कि इसने इस वीज को रीग्रो करना चाहिए, हाँ इसने जब एक वैल्यू ऐड कर, इसने कहा इस ग्रोएबल अरे में एक वैल्यू ऐड कर, ठीक है, फिर साइज उसने इंटरनली अपने पास है, ये साइज ऑब्जेक्ट अपने अंदर खुद मेंटेन, ठीक है। तो ये इसने क्या करना है, इसने अपने इस वीज के अरे को रीग्रो करना है, कितना साइज उसने रीग्रो करना है, जितना भी पहले साइज था उससे एक ज्यादा, ठीक है। सो एक टैम्प बनाएंगे, टैम्प बनाकर हम एक ज्यादा साइज की बनाएंगे, कैन यू डू दैट एंड और आई शो यू, तो पहले आपने पुश बैक बनाना है, फिर इस तरह से आपने पॉप बैक बनाना है, पॉप बैक ने करना क्या है, वो श्रिंकिंग वाला काम, ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप हम टी करेंगे, बाय रिटर्न टाइप टी, ठीक है, वो लास्ट वैल्यू उसने पॉप किए वो रिटर्न निकला, आपने बताया नहीं कि ये क्यों कर रहे हैं, ये मैंने पॉप बैक, हाँ ये मैं बताऊँ, एक्चुअली हमने एक बहुत खूबसूरत एक और क्लास लिखी है जो कि इंटरनली अपने अंदर ये ग्रोएबल अरे या वेक्टर रखेगी, ठीक है, एंड दैट्स ए ब्यूटीफुल डेटा स्ट्रक्चर व्हिच यू ऑलरेडी नो, ठीक है, और वो हम थोड़ी देर में बनाते हैं, ठीक है। तो पॉप बैक हो गया, इसी तरह हमने एक और ऑपरेटर बनाना है, ऑपरेटर जिसको हम क्या पास करेंगे, इंटीजर आई पास करेंगे, इसने एक्चुअली करना क्या है, रिटर्न, इसने सर टी वैल्यू रिटर्न, ये हमने इसलिए बनाया बिकॉज़ इट्स अरे, बिकॉज़ इट इज एन अरे, इट मींस हमें ये जो यूज कर रहा है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो उसके इंडेक्सिंग कर सके, इसे को बात समझना है, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, TM%, बहुत खूबसूरत, व्हाई M%, क्योंकि वो चाहे तो उस पे कोई वैल्यू भी रखवा सकता है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, यानी वो कह सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ग्रोएबल अरे बनाई, और वो फॉर एग्जांपल बनाई, जब आ जाए एक बार काम किया सकता है, मैं यहाँ पर यही ग्रोएबल अरे भी बनाता हूँ, एक डिस्ट्रक्टर और बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इंटीजर एस का क्या मतलब, मैं साइज को भेज रहा हूँ भाई इतने साइज की बना दो, अगर इतने साइज की बना दो तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक तो वो साइज को एस के बराबर कर देगा, और वो एक और काम करेगा, v is equal to nu t कर लेगा, कितने साइज का, s, बस नहीं, और कुछ वैल्यू साइन करेगा नहीं, they are all garbage values whatever they are, इसको मैं कभी भी मैं vs को लूप लगा कर जीरो इनिशियलाइज नहीं कर सकता, क्या anybody give me the reason why, क्योंकि वो स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट को is equal to जीरो करना doesn't make sense, इंटीजर अरे बनाना तो it makes sense, लेकिन मैं I have to leave it like this, क्योंकि it doesn't make sense कि स्टूडेंट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है उसको बराबर जीरो पे कर दे, so it doesn't make sense, everybody understand, सब देखिए पास में हम यहाँ ग्लोएबल अरे बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं जाके एंड, ठीक है, यहाँ लिखते हैं एंड, और यहाँ मैं जाके लिखता हूँ जी एंड ए एंड, और मैं यहाँ पे 5 लिखूँ, क्या anybody tell me कि ये कितने साइज के पिक्चर है, 5 साइज के, सॉरी ये रेक्टेंगल होगा,
यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल करें तो यहाँ पर हम ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई एग्री कि इसकी वो डिक्लेरेशन उस तरह की नहीं होगी जैसे हम बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि भी हम ग्रोएबल अरे का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं, जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, हम ये पैरामीटर देते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, फॉर लूप I is equal to 0, I is less than a int dot size और I plus plus। जी, do you all agree कि मुझे ये साइज का इसके अंदर फंक्शन बनाना है? Yes sir, that वो क्या रिटर्न करेगा? साइज वो साइज रिटर्न करेगा, ठीक है। वो आप खुद बनाएंगे, इसके साइज का फंक्शन बनाना है, ठीक है। और एक्चुअली एक लाइन का फंक्शन है रिटर्न साइज, ठीक है। आई हमने यहाँ पे जाके लिखेंगे a n और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल I is equal to फॉर एग्जाम्पल I। हम इसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? वजीर आप बता सकते हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसे? ये कॉपी कर रहा है, ये एक्चुअली रखवा रहा है जीरो के इंडेक्स पर क्या रखवा रहा है? जीरो वन इंडेक्स पर क्या रखवा रहा है? वन सेकंड पे 2 3 एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो इसका मतलब क्या है? 2 के मल्टीपल सर ये मल्टीपल 5 का मीन, हां 8 5 का मतलब ये नहीं होता कि वो साइन कर देता 5, क्या बात है? नहीं, इसका मतलब है कि मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। आपने जब कोई पैरामीटर भेजते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल करें, और हाउ आई डिफाइंड दिस, उससे डिफाइन होता है कि कंस्ट्रक्टर अंदर क्या बनेगा। और मैंने इसको क्या किया, साइज को s के बराबर कर दिया और v's इज इक्वल टू न्यू बना दिया, ठीक हो गया जी। स्क्वायर ब्रैकेट आपने ओवरलोड किया ऑपरेटर, इसके अंदर कंडीशन नहीं हुई कि अगर वो i हमसे साइज से ज्यादा मांगता है। जबरदस्त। नाउ वी आर इन अ स्टेट टू टेल यू समथिंग रियली अमेजिंग। लुक अप टू दैट। हम यहाँ पर बेटा एक चीज चेक करते हैं कि याद है हमने ये मैं नहीं लिखता हूँ। अच्छा, अगर हम किसी अरे में एक्सेस करना चाहते हैं और एक्सेस करते हैं हम कोई ऐसी वैल्यू जो कि अरे की बाउंड से बाहर है, तो मैं क्या करते हैं? हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करनी है ना, हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी है। There is a way to throw exception by your own, and how to do that? That's the way to do it. यहाँ पे चेक करेंगे if I is greater than or equal to size and less than 0. ठीक है, or less than 0, or I is less than 0. In this case we need to throw an exception. How to do that? यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट लगा के पता करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थ्रो THROW और यहाँ बिल्ट-इन फंक्शन है और इसमें आप जो भी पैरामीटर चाहे भेज सकते हैं। आप चाहें तो कोई इंटीजर भेज सकते हैं, आप चाहें तो कोई फ्लोट भेज सकते हैं, आप चाहें तो कोई स्ट्रिंग भेज सकते हैं, whatever you want to send it। और हमें एक एक्सेप्शन की एक क्लास भी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, आप उसको इंक्लूड करके उसको भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। There is a whole chapter जो कि हम एक दफ़ा मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा। याद है हमने एक साथ फाइलिंग करते थे, तो फाइल में अगर हमें फाइल रीड करें और फाइल रीड ना हो सके तो क्या प्रोग्राम को आगे चलना चाहिए? एक्चुअली भाई ये क्या फाइल को ना एक्सेप्शन एक मैसेज नहीं होता, एक्सेप्शन एक मैसेज होता है और लेकिन उसके बाद आपका प्रोग्राम यूजुअली टर्मिनेट होता है। जैसे नल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन आती है आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, ऐसी है। और वो आपने वो मैसेज, जो भी मैसेज आता है वो मैसेज आप एक्चुअली डिस्प्ले करना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन आए, अगर एक्सेप्शन आई है उसको मैं किसी तरह कैच कर लूँ और फिर प्रोग्राम को दोबारा चला। यूजुअली जब नल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन आती है कि आपका कोई भी कोड आगे चल पाता है? आपने यूनिटी में भी देखा होगा कि अगर आपकी एक्सेप्शन आती है तो क्या आपका कोई भी लाइन ऑफ कोड चल पाता है? नहीं पाता। आप एक्चुअली चाहें तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या है? इग्नोर कर दो। एक्चुअली कोई मसला होता है आपसे पकड़ने आके भाई ये मसला वगैरह कोई हुआ है और दंड वर्ग से कोई याद है हमारे आपका कोड अगर ना यूजुअली एक मैं पूरे राज तरह से किया बताता हूँ जो कि अली और माजिद को बताने का चाहिए। तो ये होगा ना अगर किसी आपके कोड में एक्सेप्शन वगैरह आ रही हो है ना, देयर इज अ वे टू हैंडल इट। हमें करेंगे अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है ना उस एक्सेप्शन को कैच करने का भी तरीका होता है। मैं बताता हूँ तो हम वो उस जिस पोर्शन में कहीं एक्सेप्शन वगैरह आ रही है ना हम उसे कैच कर लेंगे और उसे
उसको हम इग्नोर करवा के हम आगे बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऑलराइट, so look at this. So for example, look at this. मैं यहाँ पे ना थ्रो करता हूँ, थ्रो मैंने एक मैसेज भेजता हूँ और मैसेज ये है इंडेक्स आउट ऑफ 1, इंडेक्स आउट ऑफ 1। ये मैंने मैसेज भेजी, मैं चाहूँ तो यहाँ से इंटीजर भेज सकता हूँ, मैं जो कुछ मर्जी चाहे भेज सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं थ्रो 0 करूँगा तो यहाँ पे इंटीजर थ्रो करता है, ठीक है। अच्छा अब होता ये है कि ये फंक्शन यहाँ भी कॉल हुआ, ये फंक्शन यहाँ भी कॉल, अगर कहीं से थ्रो हो जाए, अगर कहीं से थ्रो हो जाए तो थ्रो करने का मतलब ये है कि तुम जिस जगह पर भी हो उस फंक्शन से निकलो बाहर। थ्रो इज जस्ट लाइक ए रिटर्न इंस्ट्रक्शन। थ्रो का मतलब ये है इस फंक्शन से निकलो बाहर, ठीक है, ठीक है। You with me? If you throw something, you in whichever block you are, it comes out of it. ये किस ब्लॉक में है सब मॉइस ये किस ब्लॉक में है? ऑपरेटर इस ऑपरेटर के ब्लॉक में, ये इस ऑपरेटर के ब्लॉक से बाहर है, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि कभी जब भी एक्सेप्शन, ये आपका कोई पीस ऑफ कोड है, ये आपका कोई पीस ऑफ कोड है, इसने कोई एक्सेप्शन थ्रो किया, अगर वो किसी इस ब्लॉक में था तो वो इस ब्लॉक से बाहर है, क्या देगा? इस ब्लॉक से बाहर, ठीक है। The way to catch the exception is कि आपका ये वाला जो piece of code है ना, ये एक और ब्लॉक में होना चाहिए जिसका नाम होगा try, और यहाँ होगा ब्लॉक, और यहाँ होगा ब्लॉक खत्म, और यहाँ पर होगा catch, ओके। कैच में यहाँ पर आप बताएंगे कि भाई थ्रो क्या हुआ है। अगर कोई स्ट्रिंग थ्रो हुई है जैसे हमारे केस में हुई है तो आप उसे चाहें तो यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मैसेज, ओके। और यहाँ पे आप चाहें तो इस मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, चाहे कुछ भी ना करें। यहाँ अगर यहाँ पे कोई आपने पीस ऑफ कोड लिखा, यहाँ से सेक्शन थ्रो हुई है तो पहले वो इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा, फिर वो फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक में आया, कोई और फंक्शन से वो क्या क्या इधर भी ट्राई तो नहीं लगा हुआ, अगर ट्राई लगा हुआ है तो वो ट्राई एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो उसके वाले कैच में जाएगा। लेकिन अगर वो इधर भी कोई ट्राई नहीं लगा हुआ तो उससे पिछले ब्लॉक में आएगा, वो देखा कोई ऐसा ब्लॉक है जिसमें के पीछे ट्राई लिखा हुआ है। अगर किसी के पीछे ट्राई लिखा हुआ है तो वो उसके कैश में जाता है, देखता है कोई ऐसा कैच है जिसमें ये वाला मैसेज मैं रिसीव कर सकता हूँ। ये कौन सा मैसेज है? और मैंने रिसीव भी किसी स्ट्रिंग में किया है। Everybody you know about the string, right? Yes sir. ठीक है ना? और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैश करता हूँ, यहाँ पर ये जो थ्रो है ना वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको सी आउट में बात करता हूँ क्या? मैसेज और हैंडल करना है करना नहीं मैसेज करेंगे प्रिंट तो ठीक है, आपकी नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं है। थ्रो में ये वाला कोड थ्रो में मैं कोई भी एक मैसेज ट्राई में, हाँ ट्राई में ये वाला कोड लुक एट दिस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लगा, अब आपको पता है कि इस लाइन पर एक आखिरी दफा ये लूप चलेगा तो एक्सेप्शन थ्रो है ना। अगर मैं सिर्फ यही कोड लिखूं तो पता क्या होगा, ये प्रोग्राम क्रैश करेगा। क्यों? क्योंकि इसने एक्सेप्शन थ्रो की और कैच हमने कहीं भी नहीं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अगर ये एक्सेप्शन थ्रो होती है और मैंने इस पोर्शन को एक ट्राई में लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ट्राई लगाया, क्या ट्राई, और यहाँ लगाया हुआ क्या कैच, और कैच में लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग एस, और यहाँ मैं करता हूँ सी आउट। अभी अब क्या होगा, अब जैसे एक्सेप्शन यहाँ पर आएगी तो ये फॉर लूप टर्मिनेट है, ये पहले वो इस फंक्शन से बाहर आएगा, फिर वो इस फॉर लूप में आएगा। कैच अगर मैंने ट्राई यहाँ पे लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैश लगाया और कैश में यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर सम ई लिखा हुआ, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट ई कर, मुझे ये बताया कि क्या ये यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हुई है, वो कौन सी जनरेट हुई है? ऑपरेटर स्ट्रिंग थ्रो ये स्ट्रिंग, वो क्या इस ट्राई कैश में कैश हो सकेगी? क्यों नहीं हो सकेगी? क्योंकि कैश करने के लिए यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए था, वो इंटीजर नहीं है, तो एक्चुअली वो इस वाले ट्राई से नहीं बढ़ेगा।
सर अगर कैच लगाएं हाँ कैच अगर ट्राई लगाओगे तो ट्राई की रिक्वायरमेंट है कि कैच लगाना जरूरी नहीं, अगर वो लगाते हैं तो कैच लगाना जरूरी है। अगर कैच नहीं लगाएंगे तो वो क्वेश्चन ऊपर जाती जाएगी, फिर वो हर एक ब्लॉक से निकलती जाएगी। यदि कि मतलब ये यहाँ से थ्रो हो गया, मैंने अगर ट्राई यहाँ पर नहीं लगाया हुआ, जरूर करो तो मैंने यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर ट्राई कैच नहीं लगाया होता, तो जब अगर मैंने ट्राई कैच लगाया हुआ है तो वो पहले इस ट्राई में आएगा, देखकर कि भाई मैं इस कैच में कैच सकता हूँ, क्योंकि मैं कैच नहीं हो सकता तो वो इससे अगले ब्लॉक में आएगा, आगे वाला कोड एग्जीक्यूट इस अगले वाले ब्लॉक में आएगा, अगला वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो देखा क्या मैं इस ब्लॉक में कब मैं पढ़ा जा सकता हूँ, तो ये तो फॉर लूप है, इसमें भी नहीं पढ़ा जा सकता, वो इससे बाहर वाले ब्लॉक में आएगा। वो इस तरह से वो एक्चुअली क्या होता है, वो ब्लॉक बाय ब्लॉक पीछे आता जाता है और कहता है कि क्या मैं किसी भी ब्लॉक में ऐसा ट्राई है जिसमें मैं कैच हो सकता वो सिर्फ कोड नहीं एग्जीक्यूट करता, सिर्फ ट्राइज ढूंढता रहता हूँ। है। वो ट्राई होता है, अगर कभी सिस्टम थ्रो हो जाए, थ्रो होने का मतलब ये है कि वो पीछे आता जाएगा और स्टैक में से वो एंट्रियां डिलीट करता जाएगा जिसमें से वो कैच नहीं हो सकता। कोई ट्राई नहीं होता। डिलीट करता है स्टैक से वो एंट्री, वो पूरा कोड। ये इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लूप को उल्टा चलाता तो ये पहली लाइन पे एक्सेप्शन आती और ये लूप से बाहर क्या होता है, बाकी वाली सारी वैल्यूज वो फॉर लूप से लेके जाता था, जो उनके इसका एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर ये स्टॉप। हाँ लेकिन अगर मैं यही ट्राई कैच यहाँ लगा देता तो अब मेरा पहली दफा ये कैच पकड़ा जाता, ठीक है, तो एक्चुअली लूप पूरा चलता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये कहीं ना कहीं ये कुछ सिनेरियो होते हैं जिसमें ना कभी कभी मसला आ जाता है, और मसला फॉर एग्जांपल ये होता है कि मैंने हज़ारों फाइलें रीड करनी थी, ठीक है, मैं नेटवर्क के ऊपर डेटा उठा रहा था और भाई मैं मैसेजेस फॉर एग्जांपल रिसीव कर रहा था और मैंने कह रहा था कि भाई मैंने 1000 फाइलें हैं जो मैंने रीड करनी है। अब पहली फाइल जो मैं किसी भी वजह से रीड नहीं कर पाया, अब उस पर क्या एक्सेप्शन आएगी, तो अगर उस पर एक्सेप्शन आ जाती है तो अगर मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया हुआ तो पहली ही रीड नहीं हो सकेगी और मैं बाहर जाऊंगा। सही फोर लेकिन अगर मैंने ट्राई कैच लगाया हुआ है तो मैं पहली रीड करूंगा, नहीं कर पाया उसका मैसेज मैंने डिस्प्ले किया, फौरन ही मैंने अगली फाइल पढ़ी, फिर मैंने अगली फाइल पढ़ी। ट्राई कैच होता है ये कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एबनॉर्मल चीज़ हो जाती है तो एबनॉर्मल चीज़ को आप पकड़ लें और फिर दोबारा से वो काम शुरू करें। कई दफ़ा आपका कोड ऐसा होता है कि आपसे वो इतना ह्यूज हो गया कि आपसे फॉर एग्जांपल कहीं कोड में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है, आप ट्राई नहीं कर पा रहे, है ना, तो कई दफ़ा आपको ये भी करना पड़ता है कि उसको ट्राई कैच में लगा दें कि कहीं अगर इस तरह की अबनॉर्मलिटी हो जाए, क्योंकि हो रही है, आपको पता लग गया है, तो आपको पता नहीं लगा कि वो एक्सेप्शन कहाँ से ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो दिस इज वन फिक्स एक्शन कि व्हाट यू डू इज यू पुट इट इन ए ट्राई कैच ब्लॉक, आप एक्शन को कैच करें और प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट। ये समझ में आई बात? आपके प्रोग्राम में मेमोरी लीक्स होंगे, लेकिन मैं मेमोरी लीक को ठीक है हैंडल नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मेरा प्रोग्राम एटलीस्ट चलता है। ये सबको समझ में आई बात कि मेरा फायदा क्या है? इसका फायदा ये कई दफ़ा आपका सॉफ्टवेयर इतना बड़ा हो जाता है कि आपका कहीं एक बग है और वो आपकी बिल्ड आज ड्यू है और आपका क्लाइंट ने छुरे निकाल के रखे हुए हैं कि भाईजान आपने अगर आज जमा नहीं कराई तो मैं आपकी पे रोक लूँगा, ठीक है, तो व्हाट यू कैन परहैप्स डू इज के वो बग को बग रहने दो, ठीक है, उसको ट्राई कैच में लगाओ ताकि आपका सॉफ्टवेयर चलना शुरू करे, एज ए बिल्ड के तौर पे आपके क्लाइंट को मिल जाए ताकि वो उसके ऊपर जो भी उसने अपने कारण पूरी करनी है वो काम करना शुरू करे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड समटाइम्स इट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट कि आपको कुछ एरर, क्योंकि आपके जब सॉफ्टवेयर बड़े होते हैं ना और जब बड़े होते हैं के बाद आपको पता नहीं लगता कि एरर कहाँ पर आ रहा है, तो कई दफ़ा आपको ये आपको अल्लाह की हेल्प करती है। I mean, when you are in a hurry, तब आपको ये समझ नहीं आती। Actually एग्जाम में भी कई दफ़ा होता है कि यार ये क्रैश हो रहा है, क्या करूँ मैं? ट्राई करके लगाया तो चलो जी, ठीक है? अगर से ट्राई कर लगाओ तो you should not. I mean, okay. All right. Everybody understand? ये ग्रोएबल हो गया। अच्छा आपने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ये बनाया, पुश बैक क्या करेगा? आप बताएं। मैंने ये सबको असाइन कर दिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a int डॉट पुशबैक और इसमें मैंने जाके लिख दिया 20। फजील क्या करेगा ये? पहले ये कितने साइज में एरे बनाई थी? 5 साइज की। पहले जगह पे 0 रखा, फिर 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर 6 रखा और इसने 8 तक जाके रख दी, हाँ? जब मैंने कहा a int डॉट पुशबैक 20 क्या होगा इससे?
वो 20 पे जाके वो सॉरी क्या क्या एक साइज एलोकेट करेगा। शाबाश एक साइज नहीं एक्चुअली वो पहले 5 साइज की बनाई थी उससे 6 साइज की अरे बनाएगा पिछली सारी कॉपी करेगा और रीग्रो करेगा और वो एक वैल्यू जाके वहां पे एवरीबॉडी अंडरस्टैंड 20 पे जाके रखवाना 20 इंडेक्स में लगा रखवाना अगर हमने ये रखवाना तो उसका ये तरीका ये वो ये स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे 20 और यहां पे डायरेक्ट 30 बट सर अगर जैसे अभी हमने एक एक्सेप्शन वाला काम किया तो हाँ। उसके केस में तो एरर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात इस लाइन के ऊपर एक्चुअली एरर है इस लाइन पर एक्चुअली एरर है एरर का मतलब एक्सेप्शन थ्रो होगी अगर वो कैश नहीं की हुई तो हम वो वहां में क्रैश करेगा व्हाई क्योंकि हमें पता है कि हमारे पुश बैक से वो रीग्रो कर लेता है लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये वाला ऐसे एक्सेस करने को कहते हैं तो वो आपकी क्वेश्चन है क्योंकि आपने जितनी एलोकेट की हुई है उसके अंदर ही अंदर आप उसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं उसके अलावा इंडेक्सिंग नहीं कर सकते अगर आपने साइज को रीग्रो करना है तो वो क्या करेगा आपको पुश बैक का फंक्शन यूज करना है जिसके थ्रू आप उसकी साइज को रीग्रो कर सकते हैं ये बात सुना अच्छा अब आप एक काम करें हमारे पास थोड़ा टाइम कम है अब आप सबसे पहले अच्छा बात है ये हमने ग्रोएबल अरे पढ़ी थी इसमें आपकी अरे जो है ना वो 1 by 1 इंक्रीज कर रही है ना लेकिन ये जो कॉपिंग का काम है ये बहुत कॉस्टली है क्यों क्योंकि आप इमेजिन करो कि आपके आपने अरे बिलियन साइज की हो चुकी है ना अगर आप इस अरे जो है वो बिलियन साइज की हो चुकी है बिलियन का मतलब है तकरीबन लेट्स से आपकी अरे जो है वो 1 GB साइज की हो चुकी है ओके आपने एक एंट्री उसमें और ऐड कर दी एक्चुअली रैम में आपको 1 GB प्लस 4 बाइट और बनाने पड़ेंगे पुराना 1 GB उठाकर यहाँ कॉपी करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा फिर हमें वो कॉपी करने के बाद लास्ट जो एम्प्टी स्पेस बन गई है उस जगह पे वो वैल्यू एक्सट्रीमली कॉस्टली ऑपरेशन उसके लिए हमने बेटा एक तरकीब खोजी थी और वो तरकीब के ऊपर अगर आपने पूरी उसकी डिटेल यू शुड एक्चुअली नो दैट वो आपको लेक्चर देना चाहिए मैंने आपका दिया था आइडिया बहुत सिंपल है एक पिद्दी सी चेंज और वो पिद्दी सी चेंज ये है कि यहाँ पर मैंने बीज में साइज रखा हुआ है हम मैं क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 साइज रखते हैं एक है साइज और एक है कैपेसिटी ठीक है दोनों में फर्क क्या है साइज इज कि कितनी वैल्यूज मैंने ऐड कर एंड व्हाट इज कैपेसिटी कैपेसिटी इज कि मेरे पास कैपेसिटी कितनी है एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि कैपेसिटी शुरू में 1 होती है और फिर शुरू में उसको वैल्यू 0 होती है फिर हम उसको 1 कर देते हैं फिर हम उसको 2 कर देते हैं फिर हम उसको 4 कर देते हैं जैसे ही वो फिल होता है ना उसके साइज को हम डबल कर देते हैं इसका नुकसान क्या है मेमोरी लॉस हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 बिलियन अब इससे फायदा बड़ा है फायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल देखो जब मैं उसे कहता हूँ पहली वैल्यू ऐड करो तो मुझे नई स्पेस बनानी है दूसरी वैल्यू ऐड करो मुझे 2 नई स्पेस बनानी पड़ती है जब तीसरी वैल्यू ऐड करने को कहता हूँ मुझे दोबारा नई स्पेस बनानी है लेकिन जब चौथी वैल्यू ऐड करने को कहता हूँ तो वो पहले ही 4 साइज की होती है क्योंकि वो डबल होती जा रही है ना तो एक्चुअली 4th एंट्री के लिए कोई नई स्पेस बनाने की जरूरत नहीं होती वो पहले स्पेस बनी और जब हम 5th करने को कहते हैं तो वो दोबारा से 4 में कंप्लीट हो गया तो वो 8 साइज की बनाता है और फिर पिछली 4 पहले कॉपी करता है और ये 5th वैल्यू कॉपी करता है कॉस्ट आपकी 5 आती है बट 6 7 8 की कॉस्ट कुछ नहीं है क्योंकि आपको नई स्पेस नहीं बनानी पड़ी वो आपने पहले बना के रखी तो आपको जो कॉपिंग जो आपको बहुत ज़्यादा कॉपिंग का काम था ना वो आपका बहुत ज़्यादा बच जाता है ठीक है बट इसका नुकसान ये है कि अगर आपको एग्जैक्टली 1 GB की स्पेस चाहिए थी और आखिरी एंट्री पे जाके आपका साइज डबल हो गया तो मसला ये है कि आपको अरे जो है वो 1 GB से 2 GB की हो जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 GB प्लस 1 थी तो ये इसका नुकसान है और इसका भी फिक्स है लेकिन एक और सबसे मजेदार बात है कि इसमें ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है ना वो हमने कहा था जो कॉपिंग के सारे ऑपरेशन में कैलकुलेट करो तो वो तकरीबन जो पहले बन रहे थे ना वो बिलियन टाइम बिलियन थे इसके अंदर ग्लोबल अरे के थे उसमें सिर्फ 2 टाइम बिलियन बनते हैं दैट इज ए ह्यूज डिफरेंस नॉट अ स्मॉल डिफरेंस ह्यूज यानी योर प्रोग्राम बिकम्स बिलियन टाइम फास्टर ओके और डेटा सेंसर की ज़बान में ये बहुत बड़ी बात ठीक है अब आपने बेटा करना ये है कि अब आप ऐसे करें कि हाँ नहीं वो जो आखिर में तुमने पॉइंटर रखा
कि वो कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रही, वो बात है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड ग्लोबल एरे कैसे बनानी है और वेक्टर कैसे बनानी है, ठीक है। तभी ग्लोबल एरे और वेक्टर में क्या फर्क है? फर्क ये है कि ग्लोबल एरे ये चीज़ों पे करता है, ठीक है। जो वेक्टर है, वेक्टर में फर्क ये है कि जहाँ पर हम पुश बैक में इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1 करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो हम जो वैल्यू ऐड करने के लिए जा रहे हैं उसमें साइज की वैल्यू और कैपेसिटी की वैल्यू का सेम है। अगर सेम है तो उसका मतलब है कि मुझे दोबारा से कैपेसिटी को ट्वाइस करना है, ठीक है। मेरी फॉर एग्जांपल पहले अगर वो 8 की थी तो अब मुझे वो 16 ही करनी है, ठीक है। और कैपेसिटी तो डबल हो जाएगी लेकिन साइज की वैल्यू में एक इंक्रीज, तो साइज 9 हो जाएगा। लेकिन अब नाइस थिंग है कि अगली 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के लिए मुझे दोबारा से कैपेसिटी को रीसेट करना है। तो मैं डायरेक्टिव की जगह बन चुकी हुई है, मैं दोबारा वहीं जाकर, क्योंकि अरे एलोकेट कैपेसिटी की बेस पे होती है, लेकिन और जो रखा जाता है इंडेक्स वो साइज की बेस पे रखा है। तभी अब एक और बात सुनो, अगर मैंने पॉप बैक करना है तो पॉप बैक भी बड़ा आसान है कि मैंने एक्चुअली क्या करना है, साइज मान पाना है, तो वो मेरा जब यूज नहीं बस वैसे वही रहेगी, सॉरी वैसे उतनी रहेगी, कैपेसिटी उतनी रहेगी। तो हम श्रिंकिंग वाला काम नहीं करते, ठीक है। वेक्टर में जो अच्छी बात होती है वो ये कि वो जब अरे को कोई एलिमेंट रिमूव करना कहता है तो वो श्रिंक दोबारा रीश्रिंक नहीं करता, बनी के 1 GB सिलेक्ट करके वो श्रिंक करता करता 1 MB पे आ जाए, वो कहता है मैं 1 GB स्पेस वो 1 GB ठीक है। सर तो एक मेरी बात सुनो, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर ये भी डेटा स्ट्रक्चर बनाया है। वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली हम तभी यूज करते हैं कि जब आपका डेटा ज़्यादातर नहीं, आपको ना सिनेरियोज आते हैं और सिनेरियोज में कभी कभी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिक्वायरमेंट हो कि भाईजान स्पेस के पे कोई कंप्रोमाइज है, क्या मतलब डबल यानी स्पेस जितनी है उतनी ही बननी चाहिए, ठीक है। वो ग्रो होगी लेकिन ये कि ग्रो कभी कभी ग्रो होगी, अगर कभी कभी ग्रोइंग की बात है यू शुड ऑलवेज गो फॉर ग्रोइंग। लेकिन अगर है कि भाईजान ग्रोइंग बड़ी फास्ट हो रही है तो देन यू शुड गो फॉर दैट। ये बात सुने, तो जब ग्रोइंग फास्ट हो रही है तो फिर इसका मतलब तो ऑलवेज देयर आर केसेस जिसमें केसेस में आपने डिसाइड करना होता है कि इस केस में मैं मैं वेक्टर लूंगा, इस केस में मैं ग्रोएबल एरे लूंगा, इस केस में मैं कोई और स्ट्रक्चर लूंगा एंड सो ऑन, ठीक है। आगे जो हम एक और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें एक्चुअली हम हार्ड डिस्क पे डेटा नहीं पढ़ा होगा फाइल का, हम उसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और वो कि वो किस तरह से बैकएंड पे फाइल लोकेशन टेबल या जो एनटीएफ जो हार्ड डिस्क होती है वो कैसे रखता है, वो एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, ठीक है। वो हम आगे करेंगे, लेकिन ये कि पहले हमें ये कंप्लीट करना चाहिए। तो हमारे पास इतना भी टाइम है, प्लीज जल्दी कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आखिर में आपको 10-15 मिनट में मैं एक और इसी के ऊपर बेस करके ना 2 मिनट में एक 2 और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। और वो आपने क्या क्या बनाने ग्लोएबल अरे वेक्टर केस में वेक्टर और पुश बैक पॉप बैक ऑपरेटर दिस साइज का फंक्शन और एक बना लें पॉप फ्रंट। पॉप फ्रंट मुझे पॉप फ्रंट का काम क्या है, पॉप फ्रंट का ग्लोएबल के केस में क्या काम है कि वो पहली एंट्री को रिमूव कर दे, आगे वाले सारे छोटे कर दे और श्रिंक कर दे, ठीक है। चल शाबाश शुक्र। और वेक्टर के केस में बस वो मैं भी वो ऐसे ही करेगा, शिफ्टिंग करेगा, ठीक है।